LGL रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सतह से देखने पर जितना शांत लगता है, असल में उसकी गहराइयों में उतना ही रोमांच छिपा है। हाँ, और अक्सर लोग इस शांति को बहुत साधारण मान लेते हैं। बिल्कुल। आज हम भारत की प्रमुख झीलों पर बात करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही शानदार स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। पहला है एक बहुत ही विस्तृत इंडिया लेक एटलस, जो कि सच में एक मास्टरपीस है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि इसमें झीलों के 3D भौगोलिक चित्र और मतलब उन्हें याद रखने की कमाल की ट्रिक्स दी गई हैं। बहुत ही शानदार नोट्स रखे हैं, साथ ही कुछ 3D मैप्स और विजुअल गाइड्स भी हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये समझने वाले हैं कि प्रकृति काम कैसे करती है, इन विशाल झीलों का निर्माण किन किन अद्भुत तरीकों से होता है, और बिना रट्टा मारे इन्हें याद रखने के वो दिलचस्प मेमोरी हैक्स क्या हैं। बिल्कुल। खैर, आइए इसे अनपैक करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार भौगोलिक यात्रा होने वाली है। मुझे लगता है कि भूगोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसकी बुनियादी बातों को मजबूती से पकड़ें। हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। अक्सर जब पानी के प्राकृतिक स्रोतों का जिक्र होता है तो नदी और झील को लोग एक ही श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन अगर इनके स्वभाव को देखें तो ये एक दूसरे से एकदम उलट हैं। मतलब नदी का स्वभाव है उसका निरंतर प्रवाह, उसकी काइनेटिक एनर्जी। सही कहा। नदी की पूरी पहचान उसकी बेचैनी में है। वो पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों को काटती है और बस मैदानों की तरफ भागती रहती है। लेकिन झील की कहानी तो इसके बिल्कुल विपरीत है ना? मैं जब भी झील के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में एक ठहराव की तस्वीर आती है। और यही झील की सबसे बड़ी विशेषता है, इसका स्थायित्व या स्टैटिक पोटेंशियल। आसान भाषा में कहें तो झील पानी का वो विशाल हिस्सा है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। इसमें नदी की तरह कोई तेज धारा या भागने की जल्दी नहीं होती। एकदम सही। एटलस के वर्गीकरण में मुख्य रूप से 4 प्राथमिक प्रकार की झीलों का जिक्र है। पहली है मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक। यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूंगी। बचपन में मतलब मीठा पानी सुनकर अक्सर मुझे लगता था कि शायद इस पानी में कोई प्राकृतिक मिठास या चीनी घुली होगी। हाँ, बहुत से लोगों को शुरुआत में ऐसा ही लगता है। लेकिन एटलस बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस पानी में समुद्र जैसा खारापन या नमक नहीं है, ये पीने लायक साफ पानी होता है। और इसका स्रोत आमतौर पर बारिश का पानी या फिर ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने से आने वाला बर्फ का पानी होता है। इसके ठीक विपरीत दूसरी श्रेणी है खारे पानी की झील, सॉल्ट वाटर लेक, जिसका पानी समुद्र के पानी की तरह ही बहुत ज्यादा खारा और नमक से भरा होता है। और तीसरी श्रेणी है कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक। ये प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए जैसे बांध बनाकर या खुदाई करके इन्हें तैयार किया है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा हिम नदीय झीलें होती हैं जो विशाल ग्लेशियरों के पिघलने से उनके द्वारा ही बनाए गए गड्ढों में बनती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्रकृति खुद इन प्राकृतिक झीलों का निर्माण कितने जटिल तरीकों से करती है। एटलस के 3D चित्रों में प्राकृतिक झीलों के बनने की जो प्रक्रिया दिखाई गई है वो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं है। ज्वालामुखी क्रेटर झील के निर्माण को ही ले लीजिए। हाँ, क्रेटर झीलें सचमुच प्रकृति का एक हिंसक लेकिन सुंदर रूप है। होता यह है कि जब कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो उसके लावे के साथ पहाड़ का ऊपरी मुहाना भी एक बड़े विस्फोट के साथ उड़ जाता है। एकदम सही। उस विस्फोट के बाद पहाड़ के मुंह पर एक बहुत विशाल कटोरे जैसा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। समय बीतने के साथ वो ज्वालामुखी शांत हो जाता है, वो ठंडा पड़ता है और फिर सदियों तक होने वाली बारिश का पानी उस विशाल गड्ढे में जमा होने लगता है। और इस तरह जन्म होता है एक ज्वालामुखी क्रेटर झील का। और ये क्रेटर सिर्फ ज्वालामुखी से नहीं बनते। एटलस में एक और हैरान करने वाला चित्र है जहां अंतरिक्ष से एक विशाल उल्का पिंड यानी मीटियोराइट तेज गति से आकर धरती से टकराता है। वो महाविस्फोट सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, उस भीषण टक्कर से धरती में जो गहरा गड्ढा बनता है वो भी आगे चलकर बारिश के पानी से भर जाता है। जो झील आज इतनी शांत दिख रही है उसकी शुरुआत अंतरिक्ष के किसी पत्थर के विनाशकारी टकराव से हुई थी। भूगोल की यही तो खूबी है। और सिर्फ विस्फोट ही नहीं, नदियां भी अपने शांत तरीके से झीलों का निर्माण करती हैं। इसे समझने के लिए हमें गोखुर झील या ऑक्सबो लेक की प्रक्रिया को देखना होगा। इसके लिए श्रोताओं को एक मेंटल इमेज बनाने में मदद करते हैं।
कल्पना कीजिए कि एक नदी मैदानी इलाके में बह रही है। मैदानों में ढलान कम होती है तो नदी बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं बहती। बिल्कुल, वो एक सांप की तरह बल खाती हुई बड़े बड़े घुमाव लेकर बहती है, जिसे मियांडरिंग कहते हैं। और यहीं पर पानी का विज्ञान अपना काम करता है। नदी के घुमाव वाले बाहरी किनारों पर पानी टकराता है और वहां की मिट्टी को लगातार काटता रहता है। और समय के साथ निरंतर बहाव के कारण वो अपना एक सीधा रास्ता बना लेती है। हाँ, तो जो पुराना यू आकार का हिस्सा था वो मुख्य धारा से पूरी तरह कटकर अलग हो जाता है। ये अलग हुआ हिस्सा गाय के खुर यानी काउज हूफ जैसा दिखता है। और यही कटी हुई जलधारा गोखुर झील बन जाती है। मतलब जहां नदी का बेचैन प्रवाह समाप्त हुआ, वहां झील का स्थायित्व शुरू हो गया। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और इसी तरह एक और भौगोलिक घटना है लैगून झील का बनना। एटलस में समुद्र की लहरों का इसका 3D एनिमेशन बहुत स्पष्ट है। होता ये कि समुद्र की तेज लहरें अपने साथ बहुत सारी रेत और बजरी लेकर आती हैं। और जब लहरें वापस लौटती हैं तो वो भारी रेत को किनारे पर ही छोड़ देती हैं, जिससे बालू का एक अवरोध यानी सैंडबार बन जाता है। और इस रेत की दीवार के पीछे समुद्र का कुछ खारा पानी तट के अंदर ही कैद होकर झील का रूप ले लेता है, जिसे हम लैगून झील कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि झीलों के बनने का विज्ञान तो हमने समझ लिया, लेकिन जब भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्यों की झीलों पर गौर करें तो इनमें कुछ बहुत ही शानदार नियम और ट्रिक्स छिपे हुए हैं, जो भूगोल याद रखने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इन रहस्यों को डिकोड करना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले चलते हैं भारत के उत्तरी ताज यानी जम्मू कश्मीर की तरफ। एटलस के नोट्स में एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है, नाग और नागिन का पैटर्न। हाँ, जिन झीलों के नाम के अंत में नाग या नागिन शब्द आता है, उनका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर से है। जैसे अनंतनाग झील, शेषनाग झील, वैरीनाग झील और नागिन झील, ये सभी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। इस पैटर्न के साथ एक बहुत ही तार्किक बोनस ट्रिक भी स्रोतों में शामिल की गई है, मानस बल वाली। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में ही एक और महत्वपूर्ण झील है, मानस बल झील। अब इसे याद रखने का तरीका ये है कि जिस जगह पर इतने सारे नाग और नागिन हों, वहां रहने वाले मानस यानी मनुष्य में असीम बल होना चाहिए। मानस में बल होना चाहिए, इससे शब्द बनता है मानस बल। ये ट्रिक तो दिमाग में सीधे छप जाती है। और जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो एटलस की 2 और बेहद मशहूर झीलों का जिक्र जरूरी है। डल झील, जिसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है, जहाँ की हाउस बोट और शिकारे पूरी दुनिया में मशहूर है। और दूसरी है वूलर झील। ये केवल एक झील नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे मुख्य रूप से झेलम नदी से पानी मिलता है। जम्मू कश्मीर से अगर हम थोड़ा नीचे उत्तराखंड की ओर आएं, तो एटलस हमें एक नया पैटर्न दिखाता है, ताल का नियम। इन नोट्स के अनुसार एक बहुत बड़ा प्रतिशत उन झीलों का है जिनके नाम के अंत में ताल आता है, और वे सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। जैसे नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। उत्तराखंड का ये कुमाऊं क्षेत्र तो झीलों का जिला ही कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। जो लोग गहराई से सीखते हैं वो जानते हैं कि जहाँ नियम होते हैं वहाँ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा है कि हम ये ना मान ले कि दुनिया के सारे ताल उत्तराखंड में ही हैं। एकदम सही। हमारे स्रोतों ने इन अपवादों को बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तरीके से रेखांकित किया है। पहला बड़ा अपवाद हिमाचल प्रदेश से आता है, सूरज ताल और चंद्र ताल। हाँ, इन्हें ताल के सामान्य नियम से अलग रखने की लॉजिकल ट्रिक ये है कि सूरज और चांद हमेशा आसमान में या अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, और भारत के नक्शे में ऊंचाई या बर्फीले पहाड़ों का प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य करता है? हिमाचल प्रदेश। इसीलिए सूरज और चांद वाले ये दोनों ताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। और दूसरा अपवाद हमारे उत्तर प्रदेश से आता है, जो है रामगढ़ ताल। इसकी ट्रिक और भी सीधी है। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, तो राम के नाम वाला ताल यानी रामगढ़ ताल भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इन अपवादों को स्पष्ट कर लेने के बाद बाकी तालों को उत्तराखंड के साथ जोड़ना बहुत आसान हो जाए। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों में एक झील ऐसी भी है जो अपने सौंदर्य से ज्यादा अपने खौफनाक रहस्य के लिए जानी जाती है। वो है उत्तराखंड की रूपकुंड झील। रूपकुंड का जिक्र आते ही माहौल में एक सस्पेंस आ जाता है। बिल्कुल, इसे कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी कहा जाता है।
जरा कल्पना कीजिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर एक जमी हुई झील है और जब गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघलती है तो वहां लगभग 500 मानव कंकाल दिखाई देते हैं। ये दृश्य जितना डरावना है उतना ही रहस्यमयी भी है। सदियों पुराने ये कंकाल इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति अपने अंदर कैसे कैसे रहस्य दफन किए हुए है। सच में इसी विश्लेषणात्मक नजरिए से अगर हम पश्चिमी मरुस्थल यानी राजस्थान की झीलों को देखें तो वहां के नामकरण में एक अलग ही राजशाही कनेक्शन दिखाई देता है। द रॉयल कनेक्शन। हाँ, राजस्थान का पूरा इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनके युद्धों का रहा है। इसीलिए वहां की झीलों के नाम भी उसी राजसी शान को दर्शाते हैं। राजसमंद, जयसमंद और फतेह सागर। ये नाम स्पष्ट रूप से वहां के राजाओं और उनकी जय या फतेह की स्मृति में रखे गए हैं। डीडवाना और शाकुंभरी झीलें भी इसी मरुस्थलीय राज्य का हिस्सा हैं। राजस्थान के संदर्भ में सांभर झील का एक विशेष उल्लेख करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यह भारत के भौगोलिक रिकॉर्ड्स में एक खास स्थान रखती है। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील है। अंतस्थलीय यानी इनलैंड लेक। इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से केवल और केवल भूमि से घिरी हुई है। इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसकी लवणता इतनी अधिक है कि ये भारत में नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। लोनार झील का 3D एटलस देखते हैं तो यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। असल में लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ था। ये अंतरिक्ष से आई एक बहुत बड़ी आपदा का परिणाम है। उल्कापिंड की टक्कर से। हाँ, आज से लगभग 50,000 साल पहले एक विशाल उल्कापिंड, जिसे मीटियोराइट कहते हैं, अंतरिक्ष से अत्यधिक गति के साथ सीधे पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टक्कर से बेसाल्ट की चट्टानों में एक विशाल और गहरा गड्ढा बन गया। उस टक्कर की ऊर्जा की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। आज वो विशाल गड्ढा खारे और क्षारीय पानी से भरा हुआ है। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टान में बना एकमात्र उल्कापिंड क्रेटर है। और इन 3D नोट्स में इसे याद रखने की जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही मजेदार और स्वाभाविक है। हाँ, वो लोनावला वाली ट्रिक। बिल्कुल। जो लोग छुट्टियां मनाने महाराष्ट्र जाते हैं वो अक्सर खंडाला या लोनावला जाते हैं। बस उस लोनावला शब्द की ध्वनि से लोनार को आसानी से जोड़ा जा सकता है। लोनार महाराष्ट्र में है तो लोनार झील भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह नामकरण और याद रखने की कला भी इस एटलस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानचित्रकार केवल जगहों को नहीं दर्शाते हैं, वे अक्सर नामों के पैटर्न भी छोड़ जाते हैं। उत्तर भारत में एक ऐसी जगह है जो भौतिकी के सामान्य नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती है। मणिपुर की लोकतक झील। ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण इसका मीठा पानी नहीं, बल्कि इसके ऊपर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये सुनने में किसी भ्रम जैसा लगता है कि एक पूरी जमीन पानी पर कैसे तैर सकती है। लेकिन हमारे स्रोत इसके पीछे की पारिस्थितिकी को बहुत अच्छे से समझाते हैं। दरअसल ये जमीन कोई आम जमीन नहीं है, ये फुमडी का एक विशाल संग्रह है। फुमडी? हाँ, फुमडी मिट्टी, वनस्पति और जैविक पदार्थों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है जो सड़न के विभिन्न चरणों में होता है। अच्छा, मतलब ये पौधों और मिट्टी का एक ऐसा गद्दा है जो इतना हल्का और स्पंजी हो गया है कि वो डूबने के बजाय पानी की सतह पर तैरता रहता है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा गद्दा नहीं है। इस तैरती हुई जमीन पर बाकायदा घर बने हुए हैं, मछुआरे रहते हैं। और सबसे खास बात, ये संगाई हिरन का इकलौता प्राकृतिक आवास है। हाँ, ये हिरन जब इन फुमडियों पर चलता है तो जमीन स्पंज की तरह दबती है, इसलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इस अद्भुत तैरते हुए पार्क को हमेशा याद रखने की जो ट्रिक इन नोट्स में है वो भी बहुत सटीक है। मनी वाली ट्रिक? हाँ, लोग इस अनोखे तैरते हुए नेशनल पार्क को देखने के लिए अपना पैसा या मनी खर्च करके जाते हैं। मनी खर्च करने से सीधे तौर पर मणिपुर याद आता है, तो तैरता हुआ पार्क देखने के लिए मनी खर्च की मतलब लोकतक झील मणिपुर में है। रिकॉर्ड्स के इसी क्रम में एक और तथ्य जो ऊंचाई से जुड़ा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील, जिसे सोल हामू भी कहा जाता है, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये एक हिमनदीय प्रकार की झील है जो तिब्बत की सीमा के बेहद करीब इतनी भयानक ऊंचाई पर है कि इसका पानी साल के अधिकांश महीनों में पूरी तरह से जमा रहता है। अब इन बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर सीधे समुद्र के किनारों पर चलते हैं जहां विशालकाय तटीय झीलें मौजूद हैं। भारत की तटरेखा पर एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजता है
वो है ओडिशा की चिल्का झील। पूर्वी तट का ये भौगोलिक गौरव अपने नाम 2 बहुत बड़े रिकॉर्ड रखता है। चिल्का झील के आकार और इसकी पारिस्थितिकी को समझना बहुत जरूरी है। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना? हाँ, और साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है। हमने पहले सांभर झील की चर्चा की थी, जो सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील थी। लेकिन चिल्का समुद्र के खारे पानी और नदियों के मीठे पानी के संगम से निर्मित एक बहुत ही विशाल इकोसिस्टम है, जहां सर्दियों में लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। और जब विशालता की बात हो रही है तो लंबाई को कैसे भूल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी झील के लिए हमें दक्षिण की ओर केरल के बैकवाटर्स में जाना होगा। वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई इतनी अधिक है कि इसके कई अलग अलग हिस्से हैं और इसे पार करने में घंटों लग जाते हैं। केरल में इन झीलों को लगून या कयाल के नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड झील को याद रखने की ट्रिक प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। वनस्पति जगत में सबसे लंबी घास या लकड़ी कौन सी मानी जाती है? बम्बू या बांस। बस, बैम्बू सबसे लंबा होता है और इसी ध्वनि से मिलता जुलता नाम है वेम्बनाड। इस तरह बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है कि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। इसी क्षेत्र में पेरियार और अष्टमूडी झीलें भी स्थित हैं। स्रोतों में एक अंतिम विशालकाय तटीय लगून का जिक्र है, जो भूगोल और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम पेश करती है। पुलिकट झील चिल्का के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लगून झील है। पुलिकट झील का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो इसका भौगोलिक विभाजन है। ये झील 2 राज्यों की सीमाओं में बटी हुई है। इसका लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि बाकी 16% हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। इसलिए जब भी इसके स्थान की बात होती है तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का ही नाम लिया जाता है। लेकिन जो बात इसे हॉल ऑफ फेम में रखती है वो इसकी एक बहुत ही खास पड़ोसी संस्था है, इसरो का स्पेस सेंटर। बिल्कुल। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है और यही वह जगह है जहां इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मतलब एक तरफ प्रकृति द्वारा सदियों की मेहनत से बनाई गई एक विशाल और शांत लेगून झील है जिसमें हजारों राजहंस चढ़ते हैं, और ठीक उसी के पास से इंसान द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। प्राचीन भूगोल और भविष्य के विज्ञान का ऐसा अद्भुत नजारा दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सारी जानकारी सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इतनी सारी झीलों के नाम और प्रकार क्यों समझ रहे हैं? ये समझना है कि हमारी पृथ्वी कितनी जीवंत है। नदी के मुड़ने से बनी गोखुर झील हो या उल्का पिंड के गिरने से बनी लोनार झील, ये हमें याद दिलाती है कि भूगोल कोई स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार बदलता रहता है। और जिन मेमोरी ट्रिक्स की हमने बात की वे मेंटल मैपिंग का बेहतरीन उदाहरण है। भारी भरकम जानकारी के ओवरलोड से बचने के लिए ये ट्रिक्स दिमाग में जानकारी को लंबे समय तक सहेज कर रखती हैं। देखो स्क्रीन पे एक सवाल है लाए, भारत की सबसे बड़ी झील बताएं, मीठे पानी की कौन सी है पहचान, चिल्का वुलर या दल है शान। ए चिल्का भी वुलगर सी संभरियो दी दल, जल्दी से दो इसका सही जवाब, कमेंट में अपना उत्तर दो। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।